और इस जाहिर सभा में मौजूद तमाम मजदूर किसान, आदिवासी भाई बहनों, पत्रकार मित्रों, नौजवान दोस्तों, इस शहर के नागरिकों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही सर्वप्रथम जो दिल्ली की सीमाओं पर 600 के करीब किसान शहीद हो गए, आज भी एक खबर आई, सोनीपत के मनोज, जिनकी उम्र 50 साल भी नहीं थी, आज मौत हुई है। तो उन तमाम शहीद किसान साथियों को श्रद्धा निवेदित करते हैं, नमन करते हैं। और साथ ही महाराष्ट्र में, पूरे देश में जो लाखों लोग कोरोना से मरे, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आपको एक नारा आपके सामने लगवाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बात शुरू करूँगा। हम कहेंगे पंजाब तुम संघर्ष करो, आप कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं। पंजाब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरियाणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा देश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी किशोर हमारे हमें और नत जी को बता रहे थे कि संयुक्त मोर्चा के हमने सारे कार्यक्रम लागू किए हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये बताने की जरूरत नहीं है। आज भी जो आपकी आवाज है वो देश के कोने कोने में पंजाब तक पहुंच गई है। और पहले भी जो आप लड़ते रहे हैं उसकी अनुगूंज पूरे देश में पहुंच गई है। केशव रत्नम की एक कविता है, हाथों में होगी हथकड़ियां, बेड़ी होगी पांव में, फिर भी मेरे गीत पहुंच जाएंगे तेरे गांव में। ये गीत है। तो मैं तो देख रहा हूं कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो 9 महीने से किसानों का आंदोलन है, उनकी कुर्बानी है, उनका त्याग है, वो महाराष्ट्र के जंगलों तक पहुंच गया है। वो जो आंख से निकले हुए आंसू हैं, उससे पूरा जंगल रो रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो त्याग बेकार नहीं गया है। आज हरियाणा के जो भाजपा के मंत्री हैं अनिल विज, उनका मैं एक बयान देख रहा था। वो कह रहे थे कि ये किसान आंदोलन तो गदर है। वो बराबर ये कहना चाहते हैं कि इतना जो शांतिपूर्ण आंदोलन है ये हिंसक है। हिंसा वो करते हैं, हमारा सर फाड़ देने की बात वो करते हैं, हमारे सीने में कील वो ठोकते हैं, कांटे के तार वो बिछाते हैं। हम 2 बात अनिल विज से कहना चाहते हैं। एक बात ये कहना चाहते हैं कि अगर ये गदर है तो आप गदर में किधर खड़ा है? आप कहां खड़ा हैं? आप तो अंग्रेज की जगह पर खड़े हैं और पूरा हिंदुस्तान गदर में है। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि अगर सीमाओं पर दिल्ली के गदर मचा हुआ है तो वो गदर फैल रहा है और पूरे देश में ये गदर फैल गया। ये बात आप समझ लीजिए। अब भी आपके लिए समय है, इन कानूनों को वापस ले लीजिए, और नहीं तो देश में कहीं पानी पीने की जगह नहीं मिलेगी भाजपा और आरएसएस को।
जैसे हो गया है हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां आह्वान कर दिया है खाप पंचायतों ने कि भाजपा के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को किसी भी शादी ब्याह में मत बुलाना। तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा और ये पूरे देश में होगा, क्योंकि देश हमारा है, देश मजदूरों, किसानों, आदिवासियों का है। हमने इस देश को गुलाम कर दिया था अंग्रेजों ने, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं। हमारे बेटे राजगुरु ने भगत सिंह के साथ फांसी चूमा, वो महाराष्ट्र का ही था, इसलिए हमने देश को आजाद किया है। अब ये अलग बात है कि आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं और इस समय दोबारा हमें कंपनी राज के खिलाफ लड़ने की तैयारी करनी पड़ रही है। तो धोखा हुआ, धोखा हुआ। नीतियां हमारे पक्ष में बननी चाहिए थी, मजदूर के पक्ष में, किसान के पक्ष में, आम नौजवान के रोजगार के लिए, महिलाओं के इज्जत सम्मान और रोजगार की गारंटी के लिए, आदिवासियों के जंगल पर अधिकार के लिए नीतियां ऐसी बननी चाहिए थी। और नीतियां बन रही है उल्टी। जो मुनाफा कमा रहे हैं उन्हीं को और मुनाफा दो, और जो घाटे में है उनको भूख से मरने के लिए तड़पा। ये नीतियां बन रही, ये नहीं चलने वाला, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। हमारे धीरज की परीक्षा मत लो। यहाँ मिले आदिवासी समाज के जंगलों में रहने वाले मजदूर किसान मिले हैं, जंगल पर उनका अधिकार होना चाहिए। 2006 का वन अधिकार कानून लागू करो। हमने जंगल को संजोया है। पेड़ काटने वाले, जंगल को साफ करने वाले सब तुम्हारे साथ हैं। जितने माफिया हैं वो हमारे साथ नहीं है। सदियों से हमने पर्यावरण बचाया है, हमने जंगल बचाया है। हम तो चिड़िया को भी दाना देते हैं। हम पर्यावरण के रक्षक हैं। यहाँ गन्ना की खेती करने वाले भी मिले और गन्ना काटने वाले मजदूर भी मिले। उन्होंने कहा कि हमारी मजदूरी महंगाई के हिसाब से बढ़नी चाहिए। जब सब चीजें महंगी हो रही हैं, डीजल हो गया 100 रुपया के पार, पेट्रोल 100 रुपया के पार हो गया, सरसों तेल 200 रुपया के पार हो गया, रसोई गैस ये कह रहे थे कि सब गरीब को हमने मुफ्त में सिलेंडर दिया है। सिलेंडर कोना में रखा हुआ है, फिर से लकड़ी का चूल्हा ही चल रहा है। 1000 रुपया का गैस भराए कैसे, कहां से भराए, पैसा नहीं। तो इसीलिए गरीबों का भी आमदनी बढ़ना चाहिए। महंगाई के दौर में हमने कहा कि ये 5 रुपया किलो मुफ्त राशन से कुछ नहीं होता है, और केवल चावल मिल जाने से, गेहूं मिल जाने से भोजन नहीं बन जाता है। उसमें सब्जी भी चाहिए, उसमें दाल भी चाहिए, उसमें अन्य चीजें भी चाहिए, तब भोजन तैयार होता है, तब आदमी खाता है। इसलिए राशन में वो सारी चीजें देनी होंगी, मजदूरी बढ़ाना होगा। हम गन्ना छीलने वाले मजदूरों के मांगों के पक्ष में हैं। यहाँ पर किसान मिले, कर्जा में डूबे हुए किसान, हमारा कर्जा माफ हो। कर्जा की लड़ाई तो हम आज से नहीं, ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी थी। मंदसौर में जब हमारे 6 किसानों को मध्य प्रदेश में मार दिया गया था, उसके खिलाफ लड़ाई चली। देश भर में एक कमेटी बनी, 500 किसान संगठन, मजदूरों के संगठन, किसानों के संगठन, बड़े किसानों के संगठन, छोटे किसानों के संगठन,
बटाईदारों के संगठन, ये सारे एकजुट हुए और इसी सवाल पर लड़ाई थी कि देश में किसानों का कर्जा खत्म करो और खेती को लाभकारी बनाओ। खेती घाटे का बिजनेस होती जा रही है। देश में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र भी आत्महत्या करने वाले किसानों का एक प्रमुख प्रदेश में से है। पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूरे देश में। और उस पीड़ा पर इसकी मांग उठी। ये नरेंद्र मोदी पहली दफा आए तो क्या लिखा था भाजपा के घोषणा पत्र में? हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम C2 प्लस 50% दाम देंगे। लेकिन जब जीत करके आ गए तो सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया कि यह संभव नहीं है। तो इतना ये धोखेबाज और बेईमान है। अच्छे दिन का नारा दिया था और सबसे बुरा दिन ला के रख दिया। सबसे बुरा दिन ला के रख दिया। आज भी वो लड़ाई है। अरविंद सुब्रमण्यम उस समय इनके वित्तीय सलाहकार थे फर्स्ट टर्म में। उन्होंने लिखा जब 10 लाख करोड़ रुपया 10 साल में पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया तो अरविंद सुब्रमण्यम से पूछा गया कि आप किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं और पूंजीपतियों का ये लाखों करोड़ का कर्जा 10 साल में 10 लाख करोड़ का कर्जा आपने माफ कर दिया, खत्म कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा तो सुनिए। उन्होंने कहा कि सरकारों को यह समझ लेना चाहिए कि पूंजीवाद के चलने का यही तरीका है। वाह, यही कहा। हमने अपने डॉक्यूमेंट में किसान महासभा के राष्ट्रीय सम्मेलन में लिखा कि पूंजीवाद के चलने का यही तरीका नहीं है। अमेरिका वाले, फ्रांस वाले, इंग्लैंड वाले किसानों को इतना भर सब्सिडी देते हैं, ग्रीन बॉक्स तो ब्लू बॉक्स, तरह तरह का बॉक्स बना करके इतना छूट देते हैं कि जितना किसान का उपजाने में लगता है उससे ज्यादा उनको सब्सिडी मिल जाती है। पूंजीवाद के चलने का यह भी तरीका है। अगर पूंजीपतियों को छूट दे सकते हो तो जो खेती घाटे में जा रही है तुम्हारी नीतियों की वजह से जा रही है। तुमने बिजली का रेट बढ़ा दिया, तुमने डीजल का भाव बढ़ा दिया, तो हमारे खेती में खर्चा बढ़ गया उपज करने में। वो चाहे हम बाजरा की खेती करें, मक्का की खेती करें, धान की खेती करें, गेहूं की खेती करें या जिस चीज की खेती करें, ज्वार की खेती करें, हमारा खर्चा बढ़ गया। जोताई में, कुटाई में, पिसाई में, ढुवाई में, सब में डीजल लगता है। अब एक बात सोचिए, डीजल की महंगाई के खिलाफ उन्होंने कहा कि इससे प्रदूषण फैलता है, इसलिए हमने दाम बढ़ा दिया। इतने बेईमान और धूर्त हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। बेईमानी खून में भरा हुआ है। और मैं यह भी याद दिला दूं, ये महाराष्ट्र है, जागरूक प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे जब पहली बार जीते थे तो क्या कहा था? आज तक देश का जितना प्रधानमंत्री बना, देवगौड़ा बने, चौधरी चरण सिंह तो किसानों के नेता ही थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, सबने कहा कि हम किसान के बेटा हैं, हम किसान हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा जापान में जाके, ये आप सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि मैं गुजराती हूं और मेरे रग रग में कारोबार बसा हुआ है। यही कहा। ये किसान नहीं है। और इसीलिए इतना कठिन लड़ाई के बाद 10 महीना कोई आंदोलन होता है, आंदोलन करना होता है। हमारे लोग सड़क पर सो रहे हैं, मौत हो गई 600 की, सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। क्यों भाई?
ये कानून क्यों नहीं वापस ले सकते? कह रहे थे कि किसान के भला के लिए लाए हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसा भलाई हमको नहीं चाहिए, हमारी भलाई इसी में है कि इस कानून को वापस ले लो। तो क्यों नहीं मान रहे हो? जबरदस्ती हमारी भलाई करोगे? हम जान रहे हैं कि इससे हमारा भलाई नहीं है, इससे हमारा नुकसान है, और तुम कह रहे हो कि नहीं हम भलाई करेंगे ही, आपका हम भलाई करेंगे। हमने कहा कि ऐसा भलाई नहीं चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मान रही। तो नहीं क्यों मान रही है? नहीं इसलिए मान रही है कि वो कॉर्पोरेट से, अंबानी और अडानी से मोटा चंदा खा चुके हैं और उससे चुनाव जीत चुके हैं, और अंबानी और अडानी इनके कंधा पर बैठ के कान पकड़े हुए हैं कि नहीं कानून यही रखना होगा। वे रेलवे को बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियों के सामने कोई रोजगार नहीं है। पूरा देश का नौजवान हाहाकार कर रहा है, आत्महत्या की दर बढ़ गई है उसकी। और अब ये खेती को बेच देना चाहते हैं। ये तीनों कानून है क्या? एक कानून है कृषि उपज वाणिज्य व्यापार संवर्धन सुविधा कानून 2020। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि अब प्राइवेट खरीदार अनाज के वो खरीदेंगे, आपको छूट है कहीं बेचिए। मंडियों के बाहर वो मंडी लगाएंगे। तो जो अंबानी ने वो जियो सिम दिया था ना कि कुछ दिन फ्री रहा, अभी फ्री मिलता है कि नहीं? नौजवान लोग बताइए, फ्री मिलता है? तो उसी तरह से अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं एक आर्टिकल देख रहा था कि कुछ दिन के लिए दाम बढ़ा करके पूंजीपति खरीदे। मंडी सिस्टम जब खत्म हो जाएगा, सरकारी मंडी सिस्टम, तब वो भाव गिरा देंगे। जब हमारा उपजेगा तो सस्ता कर देंगे, और जब उनके गोदाम में भर जाएगा तो महंगा कर देंगे। वे खाने पीने की चीजों को तिजोरी में बंद कर देना चाहते हैं। वे उंगली पर पूरे देश को, क्योंकि भोजन के बिना तो देश चलेगा नहीं। हर कोई भोजन करता है, हर कोई खाना खाता है, और ये खाना पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। हमने कहा कि नहीं, न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसको कहते हैं, हर फसल की, चावल की, मक्का की, दलहन की, तिलहन की, सभी चीजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करो और उस पर सरकारी खरीद करो। ये साफ हमारी मांग है। वो बाजरा, ज्वार, सभी अनाजों का सरकारी खरीद की गारंटी करो। आज जो आपको प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 किलो हम सबको दे रहे हैं दिवाली तक, वो भी उत्तर प्रदेश से चुनाव है इसलिए। ये 5 किलो कहां से दे रहे हैं? अगर सरकारी खरीद का सिस्टम खत्म हो जाएगा, चावल गेहूं का, तमाम अनाजों का, तो फिर देंगे कहां से? ये पुराना जो जमा है एफसीआई गोदाम में, उसी में से तो ये बन रहा है। अगर राशन का खरीद नहीं होगा, किसानों की उपज की खरीद नहीं होगी, तो आप डायरी में नोट कर लीजिए, बीपीएल परिवारों को, गरीब परिवार को ये जो राशन मिलता है डीलर से, वो बंद हो जाएगा। इसलिए ये कानून केवल किसान के खिलाफ नहीं है, ये कानून गरीब के खिलाफ है, गरीब को भूखे मारने वाले हैं। आंगनबाड़ी योजना में जो पोषाहार मिलता है बच्चों को, गरीब बच्चों को, वो बंद हो जाएगा। स्कूलों में जो मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन योजना है, वो बंद हो जाएगा। ये अंबानी और अडानी के गोदाम से
300 रुपया किलो खरीद करके आपको 3 रुपया और 5 रुपया किलो नहीं देंगे। इसलिए आप नोट कर लीजिए, ये कानून केवल किसान के खिलाफ नहीं है। और यहाँ आई हुई गरीबों की महिलाओं की भीड़ ये बता रही है कि आप इस बात को समझ रहे हैं, आप इस बात को समझ गए हैं कि बिल्कुल ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। दूसरा कानून क्या बनाया? आवश्यक वस्तु में अधिनियम में संशोधन कानून। इस कानून के लिए थोड़ा सा समझिए, हो सकता है कि भारी लगे, लेकिन समझिए, आप खुद कार्यकर्ता हैं, आपको यहाँ से लौट करके अपने गांव में लोगों को बताना भी है सबको। इस कानून में क्या लिख दिया? ये तेलहन, दलहन, आलू, प्याज, ये आवश्यक वस्तु की लिस्ट में अब नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई व्यापारी जितना चाहे उतना आलू खरीद के स्टॉक कर दे सकता है, लाखों टन तो लाखों टन। अब उस पर कालाबाजारी का, जमाखोरी का केस नहीं चलेगा। तो इसका सीधा मतलब होगा कि जब किसानों के हाथ में उपज रहेगी, अभी रास्ते में मैं देख रहा था कि टमाटर किसानों ने सड़क पर फेंक दिया है, बहुत जगह उखाड़ने का भी दाम नहीं मिल रहा है। तो जब हमारी फसल आएगी तो भाव गिरा दिया जाएगा, और जब गोदाम में जमा कर लेंगे तो प्याज बेचेंगे 150 रुपये किलो, आलू बेचेंगे 150 रुपये किलो। इसीलिए ये कानून बनाया। ये कानून मैं आपको बता दूं, आप जानते भी हैं, ये कानून बना था 42-43 में। बंगाल में बहुत बड़ा सूखा आया था। उस समय हम अंग्रेज के गुलाम थे। 34 लाख लोग भूख से मर गए। 34 लाख लोग, एक दो आदमी नहीं, 34 लाख लोग एक राज्य में मर गए थे भूख से। व्यापारियों ने खाने पीने का चीज स्टॉक कर लिया था। गरीब जब खरीदने जाता था तो वो महंगा देते थे, गरीब के पास पैसा नहीं था और वो भूख से मर जाते थे। जब देश आजाद हुआ तो 1955 में ये कानून बना पहली बार कि नहीं, खाने पीने की चीजें आवश्यक वस्तु में रहेंगी। एक हद से ज्यादा कोई व्यापारी इसको जमा नहीं कर सकता है। उस पर जमाखोरी का केस चलेगा, उस पर कालाबाजारी का केस चलेगा, उसको जेल में डाला जाएगा। उस कानून को मोदी ने बदल दिया। अब आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ हो रहा है। और तीसरा कानून है खेती को ठेके पर देने का, लीज पर देने का। खेत आपका है, लेकिन खेती क्या होगी, उसमें फसल क्या लगेगी, आप नहीं तय करेंगे, वो तय करेंगे पूंजीपति। और वो आपकी तरह 2-4-10 एकड़ में खेती थोड़े करेंगे, वो करेंगे 1000 एकड़ में, 5000 एकड़ में, 10,000 एकड़ में। तो ये जो गरीब बटाई पर, पट्टा पर लेकर के खेती करते हैं, उनको कहां से खेत मिलेगा? उनको खेत कहां से मिलेगा? जब पूंजीपति खेती करने के लिए खेत ले लेंगे तो गरीब को खेत नहीं मिलेगा। इसलिए जो मोदी जी कह रहे हैं कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है पंजाब के और दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर ये बड़े किसान हैं, ये जाट किसान हैं। जो छोटा और मध्यम किसान है उसको इससे मतलब नहीं है। मोदी जी, हम आपकी चालाकी समझ गए हैं। ये कानून किसान को और मजदूर को, दोनों को खत्म करने वाले हैं, गरीबों को भूख से तड़पा करके मारने वाले हैं। इसीलिए पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे एक हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि अगर इन्होंने इन 3 कानूनों को वापस नहीं लिया। आपने ये महाराष्ट्र में यात्रा निकाली है, इसके पहले झारखंड में राज्य सम्मेलन हुआ, बिहार में हुआ, पूरे देश से खबरें आ रही हैं। कल बेंगलोर में मीटिंग हुई, परसों आंध्र प्रदेश में बड़ी मीटिंग हुई।
तो हिंदुस्तान में भारत बंद की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं और पूरे देश का किसान मजदूर संगठित हो रहा है। पंजाब के भाइयों का एक और त्याग आपको बताते हैं। जब 11 दौर की वार्ता चल रही थी सरकार से, तो सरकार ने एक जाल फेंका। क्या फेंका? कि हम आपका पंजाब में मंडी रहने देते हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आप ये लड़ाई से हट जाइए। लेकिन पंजाब के किसान नेताओं ने कहा कि नहीं जी, ये कानून देश के किसानों को डैमेज करने वाले हैं और देश का मामला है, हमको केवल अपने पंजाब से मतलब नहीं है, देश से मतलब है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बातचीत के दौर में ये बात उठी थी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब को सैल्यूट करिए, हरियाणा को सैल्यूट करिए। इन्होंने बहुत षड्यंत्र किया है, आपको जानने का हक है। किशोर धमाले बता रहे थे कि हमने बंबई में 24, 25, 26 को महापड़ाव निकाला था। इस 26 जनवरी को हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र हुआ? हमारा 2 लाख ट्रैक्टर गिनती में कितना होता है कल्पना नहीं किया जा सकता है। अगर वो 2 लाख ट्रैक्टर खड़ा होगा तो यहां से बंबई तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देगा, इतनी संख्या हो जाएगी। उतने लोग पहुंच गए, दुनिया की मीडिया जमा हो गई ट्रैक्टर रैली को देखने के लिए। लेकिन भाजपा ने क्या षड्यंत्र किया? इस षड्यंत्र का हम लोगों को पता नहीं था। भाजपा का ही एक कार्यकर्ता लाल किला पहुंच करके तिरंगा झंडा के बगल में खाली पोल में दूसरा झंडा फहरा दिया और मोदी का मीडिया पूरे देश में किसान आंदोलन को बदनाम करने में लग गया। मोदी सरकार लग गई, उनके मंत्री लग गए कि ये किसान देशभक्त नहीं है, देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं। वो तरह तरह की भाषा बोलने लगे। अरे देशद्रोही हम कैसे हो सकते हैं? ये देश की माटी से हम प्यार करते हैं, हम उसको जोत करके खेती करते हैं, फसल उगाते हैं। देश से भागने वाला जितना है सब तुम्हारा यार दोस्त है। नीरव मोदी 13,000 करोड़ लेके भाग गया ना इस देश से, और विदेश में नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठकी का फोटो था नीरव मोदी का। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया और विजय माल्या ने कहा कि हम तो पार्लियामेंट में जाकर के अरुण जेटली जी से मिल के आए। ये मेहुल चौकसी, ये सारे के सारे देश छोड़ करके भागने वाले देशद्रोही ये भाजपा के मित्र और यार हैं। हम खांटी देशभक्त हैं, हम ही से पूरा देश है, उसकी माटी है, उसका पानी है, उसकी जमीन है, उसका जंगल है, हम ही देश हैं। तुम कंपनी को जो खेती देना चाहते हो, कंपनियां क्या करेंगी? खूब खाद डाल के, खूब कीटनाशक डाल के कुछ दिन बढ़िया उपज ले लेंगी, जब खेत खराब हो जाएगा तो वहां से उछल करके दूसरी जगह चली जाएगी। यही तो होगा, यही होगा। तुम भागने वाले लोग हो, पूरी दुनिया में भटकते रहते हो, एक देश को लूटते हो, दूसरे देश को लूटते हो। हम ये अब नहीं होने देंगे।